लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को हम पाई से भी डिनोट करते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर को स्टडी करने से पहले हम ऑस्मोसिस का फिनोमेना स्टडी कर लेते हैं। मैं कोई दो सॉल्यूशन ले लेता हूँ। सपोज टू बी दिस आवर सॉल्यूशन 1 और सपोज टू बी आवर दिस इज सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन A में सोल्यूट कम है, इस सॉल्यूशन में लेस सोल्यूट है और मोर सॉल्वेंट है, मोर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन B में सोल्यूट मोर है, दैट इज मोर सोल्यूट, और सॉल्वेंट कम है, दैट इज लेस सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं या कहें कि जिसमें सोल्यूट कम होते हैं, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लेस concentrated solution, and a solution having more amount of solute and less amount of solvent is called as more concentrated solution। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मैं एक दूसरे से जोड़ देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सपोज टू दिस इज आवर सॉल्यूशन 1 and this is our solution number 2 and both are attached together by a membrane that is called as semi permeable membrane, SPM, semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ओनली अलाउ solvent molecule to pass through it। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था और दिस इज आवर सेकंड सॉल्यूशन। इस फर्स्ट सॉल्यूशन ए में हमारे मोर सॉल्वेंट था और दूसरे वाले सॉल्यूशन में लेस सॉल्वेंट था। पहले वाला सॉल्यूशन हमारा लेस कंसंट्रेटेड था और सेकंड सॉल्यूशन जो था इट वाज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में। सो वाटर के मॉलिक्यूल या कहें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ वो ज़्यादा हैं मोर सॉल्वेंट से किस तरफ चले जाएंगे, लेस सॉल्वेंट। इस फिनोमेना को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ द माइग्रेशन ऑफ solvent molecule only for solvent। osmosis means migration of solvent, solute का जिक्र ही नहीं करना। the migration of the solvent molecules कहाँ से, from their higher concentration, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की, क्योंकि इस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। from their higher concentration to their lower concentration, किसके थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की हम कहाँ से लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल माइग्रेट करके मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो इसको भी ऑस्मोसिस ही कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन 2, द माइग्रेशन ऑफ solvent molecules from less concentrated solution to a more concentrated solution, किसके थ्रू a semi permeable membrane is called as osmosis। so osmosis कब तक होती रहेगी, now the question arises कि वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक कब तक जाते रहेंगे, जब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन
वाटर की बराबर ना हो जाए या दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अब अगर मैं देखिए जब वाटर ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो बी सॉल्यूशन में धीरे धीरे वाटर का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा और ए सॉल्यूशन में वाटर का लेवल स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा दूँ लेस मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, अगर मैं एक पिस्टन लगा दूँ, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, या कहे कि जहाँ सॉल्वेंट कम होगा हमेशा उस तरफ आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दूँ तो जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल ए सॉल्यूशन से बी में आएंगे तो वाटर का लेवल बढ़ेगा और ये वाटर के मॉलिक्यूल पिस्टन को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा लगाया जाता है, जो कि बी सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। अब अगर मैं जितना प्रेशर ये वाटर के मॉलिक्यूल लगाएंगे इतना ही प्रेशर ऊपर से पिस्टन पे लगा दूं तो इससे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसको ऊपर नहीं उठा पाएंगे, या कहें कि वाटर के मॉलिक्यूल इधर से ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर की तरफ ही नहीं जाएगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्यूशन बी में जगह नहीं रहेगी। स्पेस नहीं होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इधर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रेशर है इसको मैं कहता हूँ पाई, दैट इज ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अपोजिट लगाया जाता है। सो ऑस्मैटिक प्रेशर को मैं क्या कह दूंगा, अ प्रेशर exerted opposite to hydrostatic pressure so that the entry of water molecule can be stopped or I can say can be prevented। इतना ही प्रेशर लगाऊंगा मैं कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनकी एंट्री ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन में रोकी जा सके। अगर वाटर के मॉलिक्यूल ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस का फिनोमिना नहीं हो रहा। सो मैं कह सकता हूँ अ प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मेटिक प्रेशर। सो अ प्रेशर ये हमेशा अपोजिट प्रेशर होता है। अ प्रेशर which is required to prevent the phenomenon of osmosis is called as osmotic pressure। फॉर्मूला की अगर बात करें तो वी नो दैट वेरी वेल, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी PV इज इक्वल टू nRT। Here is T is the temperature, R is the gas constant, N is the number of moles of the gas, V is the volume occupied by the gas and P is the pressure। अब हमने चेंज क्या करना है इस फॉर्मूला में, इस प्रेशर की जगह हम लिख देंगे ऑस्मैटिक प्रेशर, पाई इंटू वी इज इक्वल टू nRT। हेयर हमें चाहिए ऑस्मैटिक प्रेशर, सो पाई इज इक्वल टू N/V/RT। N/V का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो यहाँ पर N हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और V हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो कितने मोल सोल्यूट के कितने लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये किसके बराबर होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी या फिर इसको कुछ बुक्स लिख सकती हैं N/V इज इक्वल टू C। C का मतलब है कंसंट्रेशन, या इसको एक्टिव कंसंट्रेशन भी लिख देती हैं कुछ बुक। ओवरऑल मीनिंग इस कंसंट्रेशन का क्या है, मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ऑल दिस आर टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन। सो इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 मान लेता हूँ। इन द सिमिलर वे पाई इज इक्वल टू N/V की जगह लिख देता हूँ C/RT कंसंट्रेशन, दिस विल बिकम फॉर्मूला नंबर C। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोलिकुलर मास भी किसका होगा, सोल्यूट का। दिस आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में से n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम पाई इज इक्वल टू
एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई आर दैट इज गैस कांस्टेंट इनटू टी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ solution in ml. This will become formula of the osmotic pressure that we can use during the numericals calculations. Next is the application of osmosis. प्लांट जो है सबको पता है कि वाटर कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सोयल। तो सोयल के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर रूट के थ्रू सोयल से प्लांट के अपर पार्ट तक जाता है। इसमें ओस्मोसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल बाय यूजिंग ओस्मोसिस। फ्रूट वाला या वेजिटेबल वाला हमने कॉमनली देखा है कि बार बार दिन में कंटिन्यूसली वाटर को स्प्रिंकल करता रहता है, छिड़कता रहता है सब्जियों पर, क्योंकि अगर सब्जियों पर वो नहीं छिड़केगा तो सब्जियां जो हमें फ्रेश नहीं दिखेगी। ओस्मोसिस की वजह से जो पानी सब्जियों के ऊपर या फ्रूट के ऊपर पड़ता है वो फ्रूट या सब्जियों के अंदर चला जाता है, जिससे सब्जियां हमें फ्लैसिड फूली फूली नज़र आती हैं और वो फ्रेश लगती हैं। थर्ड है, जब भी किसी मुरझाए हुए फ्लावर को, विल्टेड फ्लावर को हम पानी में डालते हैं, कुछ समय बाद फ्लावर जो है टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है और हमें फ्रेश दिखता है। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ओस्मोसिस। जब भी हमें थ्रोट सोर होते हैं, गले में इन्फेक्शन होता है और खाने पीने में दिक्कत होती है, तो थ्रोट सोर की डिजीज़ उसका एक रीज़न हो सकती है। तो जब भी गले में दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें कहता है कि भाई आप सोल्ट वाटर के साथ बार बार गरारे कीजिए, गार्गलिंग कीजिए। गार्गलिंग करने से हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो गले के अंदर थ्रोट्स बन जाते हैं उसके ऊपर जब नमकीन पानी पड़ता है तो थ्रोट के अंदर का वाटर निकल के बाहर आ जाता है, जिससे थ्रोट का साइज़ पहले से डिक्रीज़ हो जाता है। थ्रोट का साइज़ डिक्रीज़ होने से जो हमारा थ्रोट है वो ओपन हो जाएगा कुछ, और वहाँ से फूड को इनटेक करने में हमें हेल्प मिलती है। लेकिन अगर थ्रोट के सोर का साइज़ ज़्यादा होगा तो फूड के एंटर करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमें खाना खाते वक्त तेज पेन होता है। फाइनली हम अचार और मुरब्बाज वगैरह बनाते हैं और बहुत दिनों तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, वो ख़राब नहीं होता। क्योंकि पिकल्स और मुरब्बा जब हम बनाते हैं तो पिकल्स को तो बेसिकली हम सॉल्ट में बनाते हैं, सॉल्ट, और मुरब्बा को हम बेसिकली शुगर के सॉल्यूशन में रखते हैं। तो बैक्टीरिया जब सॉल्ट और शुगर के ऊपर आके बैठते हैं पिकल्स और फ्रूट और वेजिटेबल को खाने के लिए, तो ये सॉल्ट और शुगर ओस्मोसिस के थ्रू बैक्टीरिया की सेल से वाटर बाहर निकाल लेता है, जिससे बैक्टीरिया डेड हो जाता है ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस।